ज्यादा अमेंडमेंट हैं, एक साइज में भी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा सीसीआर में भी है, करके चलेंगे। लेकिन माय डियर घबराने की कोई बात नहीं है। इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा आज पहली क्लास में कि अमेंडमेंट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हे भगवान पता नहीं क्या हो गया। अच्छे अच्छे अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट्स के अंदर मोदी इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। चलें आगे। यस सर, लिखना है आज हमें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे चर्चा करनी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 2020। इसकी शान में पहले कुछ बातें लिख देते हैं जरा। अर्ज किया है इंट्रोडक्शन, पहले बेस डेवलप करूं कि एक्चुअल है क्या चीज ये, उसके बाद चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इंट्रोडक्शन में दो बातें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और दूसरी तरफ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड दूसरी साइड में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके नीचे आता है फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। पता माय डियर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेस समझ में आ गया ना कि एक्चुअल में ये कर क्या रही है, फिर आसान बन जाती है। अगर इससे हम इसकी जमीनी हकीकत को बिना पकड़े पढ़ते हैं तो ये खून पी जाती है। फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 और इसके तहत यहां पर आता है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी और इसके सेवरल ऑफिसेस इन इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके माय डियर जो रीजनल ऑफिसेस हैं आरओ अदर सिटीज में है। हेडक्वार्टर एक होता है मल्टीपल, और रीजनल ऑफिस ऐसा बहुत ज्यादा 36 हैं जी कुल मिलाकर। 36 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जो अदर सिटीज में लोकेटेड है जी। ये एक अटैच्ड ऑफिस टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक उसका अटैच्ड ऑफिस है माय डियर। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड क्या काम करता है? फॉर्मुलेट
implement, execute foreign trade policy. और प्रोवाइड कराता है वेरियस ऑथराइजेशंस प्रोवाइड करवाता है, वेरियस ऑथराइजेशंस। प्रोवाइड कराता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो रिव्यू करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। ये एक प्रकार की बातें हो गई यहां पर। यहां तक हुआ? फटाफट लगेगा माय डियर। मैं चाहता हूं, देखो जितना हमने आपको समय दिया है उस समय में से जितना हम समय बचा लेंगे ना, उसमें आपको और कई सारी चीजें करा सकता हूं। जैसे मान लीजिए अगर समय बच गया तो मैं आपको सर्विस टैक्स का रिवीजन करवा दूंगा, और समय बचता है तो कुछ और बातें कर लेंगे हम। तो हम क्लास में 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करेंगे इधर उधर की बातों में, पूरा फोकस करेंगे अपने काम के ऊपर, ठीक? जिससे कि जितना ज्यादा समय बचे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हमारी बातें कर रहे हैं माय डियर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये करती क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? ये 2 लेवल पर देखने को मिलती है। एक माय डियर सेंट्रल लेवल, और माय डियर स्टेट लेवल। 2 लेवल पर हमें देखने के लिए मिलती है। सेंट्रल लेवल पे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आते हैं आपके एक्साइज डिपार्टमेंट, और लॉ कौन कौन से मिलेंगे यहां पर? सेंट्रल एक्साइज एक्ट और दूसरा सेटा, ठीक? सेंट्रल लेवल पे दूसरा डिपार्टमेंट आएगा आपका कस्टम लॉ, कस्टम डिपार्टमेंट। यहां मिलेगा आपको कस्टम लॉ एंड सेंट्रल कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, वो मिलेगा आपको। गुड, वेरी गुड। स्टेट लेवल पे बात करूं अगर मैं आपसे, तो स्टेट लेवल बात करूं तो है जी वेट, वेट डिपार्टमेंट, जिसके तहत आते हैं आपके डी वेट, यूपी वेट एटसेट्रा, ये आते हैं हमारे, राइट ना? ओके जी, ओके। सीएसटी किधर डालूं, सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे? ये मेरे साथ ना बीच में डालना चाहिए सीएसटी, इसलिए कि ये लॉ जो बना हुआ है वो है तो सेंट्रल लेवल का, लेकिन जो पैसा आता है वो स्टेट को जाता है। तो ये मैंने बीच में डाला, ना सेंट्रल का छोड़ा ना स्टेट का छोड़ा। लॉ सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन ये पैसा यहां जाता है स्टेट लेवल, ठीक है जी। अदर एजेंसीज, अदर एजेंसीज जिसमें आते हैं आपके आरबीआई एंड आरबीआई एक्ट, फेमा एटसेट्रा।
डन। आगे इसमें अगर मैं बढ़ता हूं माय डियर, तो यहां पर ये बॉक्स बंद हो जाता है और इसके नीचे आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से लेकर 2020 तक। हिंदी में बोलूं तो विदेश नाम से काफी कुछ आइडिया लगता है। व्यापार नीति, विदेश में व्यापार कैसे करें, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या नीतियां रणनीतियां अपनाई जाएं, उन्हीं का गुणगान यहां पर किया जाना है माय डियर। अच्छा जी, एफटीपी होती है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए होती है माय डियर ये। एंड इसमें मेजर चेंजेस किए जाते हैं 1 अप्रैल एवरी ईयर। फाइनेंशियल ईयर के शुरू वाले दिन ही इसके अंदर मेजर चेंजेस से इसे अपडेट किया जाता है। वैसे तो अपडेशन आती रहती हैं रेगुलरली, बट जो मेजर चेंजेस हैं, जो पूरे साल भर अपने काम करते हैं, जो बेसिक थॉट्स हैं, वो अपने 1 अप्रैल को इसमें डाले जाते हैं। अब दोस्तों जो मैंने लिख दिया यहां पर, ये उसको जरा समझते हैं मैंने लिखा क्या है और क्यों लिखा है ऐसा। रेडी? सुनो, हमारे इंडिया में ये 2 प्रकार की बड़ी ही महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज हैं। एक तरफ है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनके नाम से ही पता लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कारोबार को ये संभालते हैं, कारोबार करना कैसे है ये संभालते हैं, कारोबार के लिए नीतियां ये बनाते हैं, इंपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए ये सोचते हैं, इंपोर्ट को कैसे घटाया जाए ये सोचते हैं। इनके कारोबार के करने से जो नीतियां बनाएंगे उससे कारोबार होगा, कारोबार से जो फंड इकट्ठा होगा उसे कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एग्जीक्यूट करते हैं, कोषाध्यक्ष ये हैं, ये उस पैसे को, उस फंड को संभालते हैं। कभी कभी माय डियर पैसे कमाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, हां या ना? ऐसे ही यहां पर क्या होता है, अगर मुझे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है माय डियर, तो निश्चित तौर पर मुझे एक्सपोर्टर्स को लुभाना पड़ेगा, उन्हें कई सारे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। क्या थॉट, जरा बात को पकड़ने का प्रयास करें माय डियर। यहां पर क्या, मैं जरा बैठता हूं, लाइट में आ जाऊंगा। हाँ जी, हाँ माय डियर, व्यापार कैसे बढ़ाती है, सारा सोचना किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नहीं है, किसका सोचना है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी माय डियर आती है आपका डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। आज की डेट में, करंट में, मोदी जी के राज में अनूप वाधवन नाम है। क्या नाम है? अनूप वाधवन, जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर हैं। नाम से ऐसा लगता है जैसे एक अकेला व्यक्ति ही सब कुछ कर रहा है, सब कुछ सोच रहा है कि विदेशी व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। ना माय डियर, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की पोस्ट सबसे ऊपर हो जाती है, उसके नीचे आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, इस पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, एक आता है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर। इस प्रकार से कुल मिलाकर 83, कितने? 83 ऑफिसर की, हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स की माय डियर एक टीम है, जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के नाम से जिसे नवाजा जा रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम रोड पर इनका हेडक्वार्टर है, बड़ी सी आलीशान सी बिल्डिंग है, वहां ये ऑफिस बना हुआ है, जो नेशनल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैनेज करने का काम करते हैं। ये किसका ऑफिस है? आप इसे डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड को सीधा माने कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही एक अटैच्ड ऑफिस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? अनूप वाधवन जी एक आईएएस अधिकारी हैं, जितने भी डायरेक्टर जनरल एटसेट्रा होते हैं सारे के सारे अपने, चाहे एडिशनल डीजीएफटी हो या फिर आपके ज्वाइंट हो, ये सारे के सारे एक सिविल सर्विसेज से निकले हुए वेल क्वालिफाइड पर्संस होते हैं। तो ये 83 लोगों का ग्रुप सोचता है, काम करता है, क्या करें।
इसके साथ साथ इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी बटे हुए हैं माय डियर, यानी कि हेडक्वार्टर ही सोचता है, अलग अलग शहरों में 36 रीजनल ऑफिस की पूरी टीम है, तो सैकड़ों लोग वेल क्वालिफाइड पर्संस यहां पर काम करके चलते हैं। फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है, फॉरेन ट्रेड एक्ट माय डियर। उस फॉरेन ट्रेड एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस की जाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन बनाता होगा? मैं, तुम, या फिर माय डियर वो 83 लोगों का पूरा ग्रुप वो बनाता है। वो रणनीतियां तय करते हैं कि विदेशी व्यापार कैसे किया जाता है, इन एसोसिएशन विद ऑल द रीजनल ऑफिसेस। उनकी रिकमेंडेशन, ये रीजनल ऑफिसेस अपने अपने लेवल पर इंडस्ट्री वालों से उनके जो दुख दर्द हैं, जो सुविधाएं चाहिए, जो भी उनको चाहिए, उन सबको सुनते हैं और करने के बाद में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनी तैयार की जाती है। अच्छा जी, ये तो रहा माय डियर स्ट्रक्चर। तो लिखा है कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। मैं फिर से बता दूं, जब भी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की बात आए तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को मत समझना कि अनूप वाधवन जी सारा काम कर रहे हैं ना, उनके साथ पूरा ये ग्रुप काम कर रहा है। तो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। वेरियस ऑथराइजेशंस दी जाती हैं, हम बात करेंगे कौन सी ऑथराइजेशंस होती हैं, उनको दिया जाता है माय डियर। और प्रोवाइड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इनकी वेबसाइट है www.dgft.gov. के नाम से वेबसाइट है। वहां पर जो भी हमें कोई ऑथराइजेशन चाहिए होती है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, तो सबके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जा सकती है। 500 रुपए जाते हैं आपके और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की माय डियर, ये बात तो रही यहां की। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये जो 83 लोगों का, दोस्तों यही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मैं आपको बता दूं, हालांकि जो बात बता रहा हूं ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछ रहे कि 83 लोगों का ग्रुप है एक, लेकिन इस कंटेंट को अगले वाले को समझने के लिए आपका बेसिक माइंडसेट ठीक से क्लियर होना जरूरी है कि आखिर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, चक्कर क्या है। अगर डायरेक्ट ही पढ़ना शुरू कर दिया, हम रटने के अलावा माय डियर और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए जरा, वो 83 लोगों का जो ग्रुप बैठा हुआ है, उसे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए, नेशनल लेवल को बढ़ाने के लिए और भी कई सारे लॉ और डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना पड़ता है। सोचिए ये बढ़ाते कैसे होंगे, क्या क्या नीतियां अपनाते होंगे। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से क्या क्या बताया होगा, मैं बताऊं? पहले बताता हूं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या चीजें बता रखी, फिर अदर डिपार्टमेंट से संबंध देखेंगे हम। इसमें बताया गया कि देखो अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो पहले तो व्यापार को करना पड़ेगा सुविधाजनक, ट्रेड कन्वीनियंस आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए माय डियर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं। जो डॉक्यूमेंट होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, पहले पूरी फाइल बना करती थी, अब सिर्फ 3 तक लिमिटेड कर दिए हैं। 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं इंपोर्ट के मामले में? बिल ऑफ एंट्री महत्वपूर्ण, दूसरा महत्वपूर्ण बिल ऑफ लेडिंग, और तीसरा महत्वपूर्ण इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। इनवॉइस के साथ ही पैकिंग लिस्ट जोड़ दी, इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, चौथे की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन। क्या है ये? ट्रेड फैसिलिटेशन एंड मोदी इफेक्ट। एक्सपोर्ट की बात करोगे तो डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 चाहिए, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट एज द केस में भी, बिल ऑफ लेडिंग, तीसरा इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, एक्सपोर्ट हो जाएगा। बस ये चाहिए, ट्रेड फैसिलिटेशन। सिंगल विंडो फैसिलिटी दी है, आपको अलग अलग काउंटर्स पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक्सपोर्ट करने के लिए। यहां तक बोल दिया है कि जब तक कोई बहुत बड़ी सीरियस इरेगुलरिटी ना हो तब तक कोई भी कस्टम अधिकारी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को सीज नहीं कर सकता। कब तक? जब तक बहुत बड़ी कोई सीरियस इरेगुलरिटी ना हो। जाने दो, रोको मत उसे, जाने दो, बाद में देख लेना क्या करना क्या नहीं करना, पहले कंसाइनमेंट को मत रोको, इसे जाने दो, होने दो, एक्सपोर्ट होने दो, एक्सपोर्ट जाने दो माय डियर। 24 आवर क्लियरेंस की सुविधा दी गई है, ई फाइलिंग की सुविधा माय डियर, जितनी थी सारी की सारी ई फाइलिंग की सुविधाएं दी गई हैं। इस प्रकार से ट्रेड फैसिलिटेशन किया गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, व्यापार को बढ़ाएं कैसे? भाई बढ़ाने के लिए पहले तो ये है ना कि आप जिस काम के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हो, कह रहे हो कि भैया एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, तो कम से कम पहले आपको अपना मॉडल बहुत बढ़िया तैयार करना पड़ेगा ताकि इस मॉडल में आने वाले लोग को दुखी ना हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कॉल सेंटर तैयार किया गया माय डियर, और कह रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। ये तो आ गई
ट्रेड फैसिलिटेशंस। अब आता हूं मॉनेटरी प्रलोभन क्या क्या दिए गए हैं, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में किस प्रकार से आपको असिस्ट किया गया है, लालच दिया गया है कि अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा, अगर एक टी शर्ट खरीदोगे तो आपको एक पेन मिलेगा, एक पेन खरीदोगे तो आपको ये मिलेगा, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, आईडीटी लोगे तो डीटी फ्री मिलेगा आपको। ऐसे कॉम्बो कॉम्बो बना बना कर दे रहे हैं है जी। तो क्या है, प्रलोभन दिया जा रहा है ताकि आप उसके अंदर एंट्री करें माय डियर। इसके लिए क्या, जो बेनिफिट्स दिए गए हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट, हमारा माइंडसेट क्या करके आ रहे हैं हम, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट। ट्रेड फैसिलिटेट कर दिया, ये सारी बातें किसमें लिखी हुई हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। किसने लिखी हैं, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने। वो किससे जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, जो किसको संभालते हैं, कारोबार को। क्लियर है ना पॉइंट, ठीक है जी। मॉनेटरी प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट और पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट। प्री के अंदर कई सारी स्कीम चला रखी है, जैसे कि एक है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इसका क्या मतलब है कि देखो भाई, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, कोई अपना कच्चा माल या कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, मैं इंपोर्टर हूं, मैंने कहा मोदी जी ये क्या कर रखा है आपने, भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूं रॉ मटेरियल, आप मुझसे ड्यूटी मांग रहे हो। कह रहे क्यों भाई, इंपोर्ट करेगा तो ड्यूटी देनी पड़ेगी ना। नहीं, मैंने कहा जी मैं इंपोर्ट जो कर रहा हूं ना, वो मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं, इससे तो मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग करूंगा आपके मेक इन इंडिया प्लान के तहत जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, और फिर इससे बने हुए गुड्स को मैं करूंगा एक्सपोर्ट। और तुम जानते हो एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द, तो आप मुझे यहां पर सेक्शन 75(1) का ड्यूटी ड्रॉबैक दोगे, हाँ या ना। तो काम करो ना, जब देना ही है तो लेते क्यों हो। मोदी जी एडवांस ऑथराइजेशन, कसम खाता हूं बाय गॉड मैं इससे गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट ही करूंगा, मैं कसम खाता हूं। तो कहते काम कर, चल एक काम कर, ठीक है कसम खा रहा है तो इसके लिए ऑथराइजेशन ले। ऑथराइजेशन कौन देगा माय डियर, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। उसको माइंड में रखना आप। 83 लोगों की टीम को, जो मौलाना कौन सा बताया था मैंने, अब्दुल कलाम, उस रोड पर जो ऑफिस है उसको ध्यान में रखना, कहते वहां जा। मतलब जो समझदार लोग होते हैं ना, पैरों से नहीं जाते, पैरों से नहीं जाते हो, उंगलियों से जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली। मोदी जी ने सारा कुछ एक साथ मैनेज किया, डिजिटली मेक इन इंडिया। डिजिटली जाओ, घर बैठे चुपचाप कीबोर्ड निकालो अपना और वहीं से ऑनलाइन ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए कि साहब मैं ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और फिर एक्सपोर्ट करूंगा। इसके लिए कुछ एक शर्तें भी लगाई जाती हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड बोलेगा देख बेटा धोखा मत दे देना, धोखा मत दे देना, देख जितनी तेरी ये ड्यूटी माफ हो रही है इससे तू गुड्स बनाकर एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा भाई। और देख अगर तूने नहीं किया ना, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुझे कुछ ऑथराइजेशन भी दी थी, जो तुझे बेनिफिट दिए हैं विद इंटरेस्ट उसे रिकवर कर लूं। कहते ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑथराइजेशन मांगी जाती है, जिसे बोलते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ये ऑथराइजेशंस देने का काम माय डियर करके चलता है, प्रोवाइड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑथराइजेशंस। ठीक है जी। एक और सुनिए प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट के अंदर एक आता है आपका, जैसे हमने कहा मोदी जी हम आपके मेक इन इंडिया प्लान के तहत गुड्स तैयार करेंगे और उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन साहब दिक्कत है। कहते वो क्या बच्चा, वो बताओ दिक्कत क्या है। साहब दिक्कत ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है। हमारी टाटा सफारी ऑडी Q7 के आगे नहीं टिक पाती। क्यों नहीं टिक पाती, क्योंकि है तो दोनों 3000 सीसी में ही, ताकत तो उतनी है लेकिन फिर भी नहीं टिक पाती। वो 80 लाख की और ये 12 लाख की 15 लाख की साहब, क्योंकि इसमें वो क्वालिटी नहीं है जो जर्मन वाले दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा कहना क्या चाहते हो, मन की बात करो रेडियो पर, मन की बात करो। कहते मन की बात तो ये है मशीन दिलवा दो, मशीन दिलवा दो बाहर से। कि कहां से आएगी, कि जर्मनी से आएगी। मशीन दिलवा दो फिर देखो आग लगा दूंगा, आग। कहते ले भाई मशीन ले, क्या दिक्कत है। बिल्कुल ओपन डिस्कशन चल रहा है, मन की बात। भाई प्रधानमंत्री जी और हमें कोई फर्क नहीं है, आम आदमी और हम भी आम आदमी हैं। आम करे वो अलग है मिक्स मत करो जी। नहीं माय डियर, प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं हमारे, बहुत बढ़िया, बहुत सपोर्टिव हैं, सोचते हैं, दिल जमीनी हकीकत
देखते हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। खैर, कम टू द पॉइंट, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, देखो नहीं, जो देखो माय डियर, देखो जो अच्छा काम करता है ना, वाकई दिल से आवाज तो निकलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। खैर, कम टू द पॉइंट जी। मैं कहां था? हाँ, बस मशीन दिलवा दो, फिर तो आग लगा दूंगा मैं। कहते किसमें मशीन में, किस में? नहीं ना, वो मतलब वो वाली आग लगा दूंगा। कहते ठीक है जी, तो मशीन तो मैं दिलवाते हैं हम। कहते ले लो मशीन, मंगा लो जर्मन से, क्या क्या करना है फिर? कहते प्रभु मशीन तो मंगा लें, मशीन की कीमत है 4 करोड़ और तुमने ड्यूटी लगा रखी है 3 करोड़ की। प्रभु 4 करोड़ तो जुगाड़ कर रखा है मैंने, 3 का नहीं है। अरे अच्छा, ये है तुम्हारे मन की बात? कहते हाँ प्रभु मन की बात है, कसम खाता हूं एक्सपोर्ट करूंगा। यार दिलवा दो मशीन, मोदी जी दिलवा दो यार, मशीन दिलवा दो यार, मशीन दिलवा दो यार, मशीन दिलवा दो। कहता चल ठीक है दिलवाते हैं। मोदी जी ने मशीन दिलवा दी। कहते ठीक है, हम एक स्कीम लॉन्च करते हैं जिसका नाम है, मन की बात नहीं, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नाम से समझ में आ जाएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स को फ्री ऑफ ड्यूटी या कंसेशनल रेट पर इंपोर्ट करवा दे। लेकिन मोदी जी ने कहा बेटा सुन, करवा तो देंगे, लेकिन इसके लिए तुझे कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं जितनी तेरी ड्यूटी माफ करवा रहा हूं उसका 6 गुना, 3 करोड़ करवाया ना, 3 करोड़ का 6 गुना 18 करोड़, तुझे 18 करोड़ का बेटा करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, वो भी 6 साल के अंदर अंदर। अगर कर पाया तो ठीक है, अगर नहीं कर पाया देख रहे सर हमारी तेरी भूल जाएंगे, पर ब्याज के साथ तुझसे पैसा रिकवर किया जाए। ये तो मोदी जी डन, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी ईपीसीजी। इससे आप क्या मानोगे, क्या ये एक्सपोर्ट बेनिफिट नहीं है माय डियर? यस, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भी तो मुझे इसी शर्त पे तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और ये कैसा बेनिफिट था? एक्सपोर्ट करने के बाद या एक्सपोर्ट करने से पहले? पहले, प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट। तो इनपुट आ गया और ईपीसीजी के तहत अपना माय डियर कैपिटल गुड्स भी आ गया। उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो जब कोई बढ़िया काम कर देता है तो पीठ तो थपथपाई जाती है माय डियर, शाबाशी तो दी जाती, शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेल डन। इस शाबाशी के तहत दी जाती है माय डियर टॉफियां, चॉकलेट, स्क्रिप्ट्स। हाँ, क्या दी जाती है? स्क्रिप्ट्स। जैसे मान लो मैं आपको मोटे तौर पे समझाऊं, फूड कूपन की तरह। फूड कूपन मिल गया हल्दीराम का 500 रुपए का, अब खाना खाने जाइए, 700 रुपए का खाना खाया है, 500 रुपए का फूड कूपन दे दो और 200 रुपए कैश पे कर दो। अगर 300 का खाया है तो आप 300 रुपए तक मैनेज हो जाएगा, 200 का भी बैलेंस इसमें बाकी नेक्स्ट टाइम एडजस्ट हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका एक कार्ड टाइप ये बन जाता है कि आपको स्क्रिप्ट मिल गई। मान लो आपने एक्सपोर्ट किया है 1000 लाख का, 1000 लाख का, तो उसका 5% कितना हुआ? 50 लाख। आपको 50 लाख की स्क्रिप्ट मिल गई कि भविष्य में कभी तुम्हें इंपोर्ट करना पड़े या देसी गुड्स खरीदने पड़े, जब भी तुम्हारी टैक्सेशन की लायबिलिटी आए तो 50 लाख तक का टैक्स आप इस कूपन से पे कर सकते हैं। ये दे दिया पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट। जो गुड्स के एक्सपोर्टर हैं उनके लिए माय डियर अलग स्कीम है, और जो सर्विस के एक्सपोर्टर हैं वो भी तो भाई हमारी आर्थिक व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना। जो सर्विस एक्सपोर्टर हैं ऐसी स्क्रिप्ट उनको दी जाती है। तो मोटे मोटे तौर पर हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पहला कदम क्या उठाया? ट्रेड फैसिलिटेशन। व्यापार सुविधाजनक से करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली जो भी समस्याएं थी उनको दूर किया, आसान बनाया, राह आसान बनाई, राह आसान बनाकर फिर प्रलोभन देकर उस राह पर चलने के लिए आकर्षित कर रहे हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए, प्री और पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट देकर। बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपोर्ट। आज रास्ता माय डियर यहां पे, यहां से मान लीजिए आईटी तक रास्ता बड़ा गंदा सा है, घास खड़ी हुई है, बेकार रास्ता है, कांटे हैं रास्ते में, और मुझे आपको आईटी भेजना तो क्या करना पड़ेगा? पहले वो रास्ता साफ करना पड़ेगा, फिर कुछ लालच देना पड़ेगा ताकि आप उस रास्ते पर चल पाओ। यही तो सरकार कर रही है माय डियर, कि वहां तक ले जाएगी आपको, लैटिन अमेरिका तक ले जाएगी जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां तक रास्ता बना देंगे, चल बेटा वहां पर चल। तो इस प्रकार से बेनिफिट दिए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ माय डियर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक तीसरा पॉइंट आता है महत्वपूर्ण, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब नए नए मार्केट खोजना, नए प्रोडक्ट पे काम करना। और इंडिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और ग्लोबली कौन सा ऐसा मार्केट हमसे छूट रहा है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। तो इन चीजों पर काम करना, कुल मिलाकर दिन रात 24 घंटे माय डियर 3 चीजों पर काम होता है। ट्रेड फैसिलिटेशन, लालच देना, चल बेटा
पहले जाने से पहले हेल्प कर देना, मॉनिटरी, चल ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है, चल काम कर, और जब काम कर दे तो पीठ थपथपा के शाबाशी देना। ऐसे करके माय डियर यहां पर ऑब्जेक्टिव बनाया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। ये रणनीतियां हैं विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, अगर मैं विदेशी व्यापार यानी कि एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इंपोर्ट को डिस्करेज करूंगा। कच्चे माल का इंपोर्ट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का बना के भेज देना, लेकिन तैयार माल इंपोर्ट मत करो, तैयार माल इंपोर्ट मत करो, उसे घटाओ, उसकी जगह पर मेक इन इंडिया। उसके लिए कैपिटल गुड्स ले लो, मशीनरी ले आओ, टेक्नोलॉजी ले लो, लेकिन बनाओ यहां पर, बनाओ यहां पर। हमारा रुपया मजबूत होगा। रुपया जिस दिन मजबूत होना शुरू हो गया ना माय डियर, महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी, अपने आप नीचे आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जादू की छड़ी टाइप मिल जाएगी हमें, अपने आप डाउन हो जाएगी महंगाई जिस दिन रुपया मजबूत हो गया। जितना पिटेगा रुपया, महंगाई उतनी और बढ़ेगी माय डियर। तो ये सारी चीजें हमें यहां पर दोस्तों डिस्कस करके चलनी है। इसके साथ साथ इसमें एक दो बातें और भी आएंगी, जैसे डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है उस पर रोशनी डाली जाएगी, और 100% ईओयू का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कितना कितना डीटीए में जा सकता है, कितना कितना एक्सपोर्ट करना होता है, उसकी चर्चा की जानी है। और एक आता है चर्चा का भाग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो दरअसल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट नहीं है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। SEZ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा उसकी तो अलग ही दुनिया होती है, अलग एक्ट है। SEZ एक्ट 2005, अलग रूल्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रूल्स 2006। लेकिन फिर भी जब एक्सपोर्ट की बात चल रही है तो SEZ का नाम लेना भी माय डियर बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से हमारी पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मैंने बताया कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। अब सुनो, अब चक्कर यह पड़ेगा डायरेक्टर जनरल फॉरेन, अब बड़ी मुद्दे की बात आ रही है माय डियर। अब यहां पर ये इतनी बात तो कर दी, इतना थॉट तो दिमाग में रख लिया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, चीर देंगे, ये करेंगे, ऐसे वैसे कर दिया, आग लगा देंगे हम। अब कैसे कैसे लगेगी आग? अकेले आग नहीं लगा सकते, औरों की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। तुमने ये तो कह दिया कि हम तुम्हें स्क्रिप्ट दे देंगे। किसने कहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। लेकिन इनके पास कहां से आई स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट कौन देगा? खजांची, कोषाध्यक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ। अब पकड़ में आएगी बात, अब समझेगा, इनका रिलेशन समझ में आएगा। ये तो कारोबार करने वाले हैं, इनके हाथ में पैसा नहीं है, पावर है। पैसा नहीं है, पावर ये रही, पैसा ये रहा, दोनों का कॉम्बिनेशन आगे ले जाएगा हमें। ये रिकमेंड करता है, हे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे बंदे को स्क्रिप्ट प्लॉट करो, स्क्रिप्ट दो उसको। कहते ठीक है जी। वो इश्यू की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जुड़ जाते हैं आपके एक्साइज एक्ट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब जुड़ जाते हैं माय डियर, कस्टम, ये सब जुड़ जाते हैं। मान लीजिए विदेश व्यापार नीति के तहत किसी प्रोडक्ट के इंपोर्ट के रेट को बढ़ाना है, या किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल हटाना है। ये कौन तय करता है माय डियर? फाइनेंस वाले या कारोबार वाले? जो कारोबार, आ गई बात पकड़ में, अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनने लगा आपके दिमाग में। ये कारोबार वाले तय करते हैं भाई करना क्या है। यहां से रिकमेंडेशन जाती है एथे, लेकिन सोचते ये हैं काम कौन करेगा? सेटा, कस्टम एक्ट के तहत माय डियर कौन चेंज लाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोचा इन्होंने, नीति ये बना रहे हैं, लेकिन ये काम खुद नहीं कर सकते, ये काम किसी दूसरी मिनिस्ट्री के दायरे में आता है। सेटा या कस्टम टैरिफ एक्ट, घटता है रेट, बढ़ता है माय डियर, ये सब किसके पाले में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया जाता है। इंपोर्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बताती है। क्या क्या चीजें नहीं हो सकती, कौन कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है, कौन बताता है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बताती है। ये तो खजांची हैं, पैसे संभालते हैं माय डियर। बैगेज के रूप में क्या क्या और कितना कितना ला सकते हो, ये सब कौन तय कर रहा है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लेकिन अंजाम किसके थ्रू दिलवा रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ला रही है बैगेज रूल्स। लेकिन स्पिरिट कंसेप्ट किसने उठा के दिया था? कारोबारियों ने उठा के दिया था। इस लिंक को समझना माय डियर। अगर इस लिंक को नहीं समझ पाए तो तुम्हें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कभी समझ नहीं आएगी। इस लिंक को पकड़ गए तो फिर बड़ी आसानी से हम बात को आगे पकड़ पाएंगे माय डियर। ठीक। अच्छा जी, यहां पर हो गया। दूसरा, ऑथराइजेशन दी जाती है कि ले भैया ले, इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है।
इन्होंने ऑथराइजेशन दे दी, लेकिन इसकी ऑथराइजेशन पर ठप्पा कौन लगाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नहीं तो जिस दिन इंपोर्ट करेगा, ठप्पा नहीं लगा इनका, जिस दिन इंपोर्ट करेगा कस्टम ऑफिसर पकड़ लेगा, इधर आप बट ड्यूटी कैसे पे नहीं करेगा? पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो ऑथराइजेशन मिली हुई है ना वहां से, इस पे ठप्पा लगा कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तब माय डियर बात आगे बढ़ पाती है। अब सुनो, इसमें चूंकि इंपोर्ट ड्यूटी में सीवीडी का भी चक्कर आता है, ये कहते हैं सीवीडी को एग्जेम्प्ट करो। सीवीडी एक्चुअल में क्या है माय डियर? वैट। उसका इंपैक्ट कहां आएगा? वैट से। तो कहीं ना कहीं लपेटे में कौन आएगा? वैट डिपार्टमेंट भी आएगा। एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्स। ये स्लोगन किसने दिया माय डियर? आज तक बात छिपी रही। ये स्लोगन दिया है कारोबारियों ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने दिया है। रणनीति के तहत ऐसा किया गया, लेकिन एग्जीक्यूट किसके थ्रू हो रहा है? ये डायरेक्टर है और ये एक्टर है। ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है माय डियर। इसके थ्रू एग्जीक्यूट हो रही हैं सारी चीजें, प्रोहिबिटेड और इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं। और दूसरा माय डियर, इसके अंदर अगर हम और बात करके देखें तो और भी जिस प्रकार की चीजें होती हैं, सारा का सारा यहां से मैनेज होकर आता है और यहां पर आता है। आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज की बात है। मोदी जी ने क्या किया है कि भाई, अरे बड़ी बड़ी चीजें बता रखी हैं माय डियर, देखेंगे आगे चल के आप। आज हम मोटी सी एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आज हम लोन लेने के लिए जाते हैं, हमें अपनी पूरी फाइल बनानी पड़ती है। इतनी मोटी फाइल बन जाती है जो पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। एक बैंक में दे दिया, मान लो दूसरे में भी अप्लाई करना है, पूरी फोटोकॉपी निकालो, साइन करो, वहां दो। अच्छा, इसी दौरान सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी करवाना था, एक और निकालो जीरोक्स, वहां दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं भी कुछ भी मुझे काम करना पड़ता है, मुझे इतना ऑथराइजेशन चाहिए डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से, ले जाओ, कौन हो, तुम्हारी कंपनी का एसोसिएशन, मेमोरेंडम, तुम्हारी आईडी, इसकी आईडी, उसकी आईडी, इतना तो भर के ले जाओ। दूसरी बार फिर ऑथराइजेशन चाहिए, फिर भर के ले जाओ। क्या है? व्हाट इज दिस? ये डिजिटल इंडिया नहीं। मोदी जी ने कहा सुनो, एक बनाया सेंट्रल पोर्टल, एक आदमी अपना पेन, अपना मेमोरेंडम, एसोसिएशन, व्हाटएवर जो भी एक बार डाल दे भैया, ले एक बार डाल दे, अटेस्ट करा के एक बार डाल दे। जिसको चाहिए वो निकाल लो, जिसको चाहिए जितनी मर्जी कॉपी निकाल लो। मैं नहीं निकालूंगा, ले निकाल ले भाई, जितना मर्जी निकाला निकाले, देख ले क्या करना है। वो भी निकालते नहीं है, देखते हैं सेव पेपर। और कितना सुविधाजनक हो गया माय डियर, लगता है कि नहीं? हाँ यार, वाकई कुछ किया है, लगता है इस प्रकार से। और सुनो, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह क्लेम करने के लिए मुझे बैंक जाना है, बीआरसी लेकर आना है, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। मैं क्यों जाऊं? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया की बात करते और मैं जाऊं? नो। मैसेज एक्सचेंज ईआरपी बन चुका है, अपने आप ऑटोमेटिकली इधर मेरा रियलाइजेशन हुआ, उधर आरबीआई से डिपार्टमेंट को मैसेज आ गया। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गया और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कस्टम डिपार्टमेंट आया, मैं सिर्फ हाँ या ना बोल जाऊंगा, भाई साहब मेरा पैसा आ गया कि आ गई। सारी फॉर्मेलिटीज, सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कर दी हैं लिंक। वैट डिपार्टमेंट, एक्साइज, कस्टम, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। आपस में पूरा नेटवर्क बना के मैसेज एक्सचेंज किए जाते हैं माय डियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि यहां पर ये हो क्या रहा है, कितना बड़ा तांडव हो रहा है। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, सिर्फ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ जाओगे माय डियर, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। फेमा जुड़ा हुआ है। अगर फेमा के मतलब ही कोई चीज है, मान लीजिए डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने कुछ नियम बनाया जिसका फेमा से लिंक है, तो फेमा को इंस्ट्रक्शन देगा ना, उसमें अमेंडमेंट रिकमेंड करेगा ना, अमेंडमेंट्स रिकमेंड की जाएंगी। आरबीआई को इंस्ट्रक्शन मिलती है या देता है, वो सारी चीज यहां पर मैनेज की जाती है, सब मिलजुल कर काम करते हैं। पॉइंट इज दिस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये सारे एक्ट और डिपार्टमेंट मिलजुल कर इस बात को अंजाम देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? वही सारी बात मैंने माय डियर आपके यहां पर लिखी हुई है। अच्छा जी, इसके अंदर माय डियर आपको यह भी बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा जी, कि मेजर चेंजेस इतने यहां पर किए जाते हैं। इसके जो कंटेंट्स आएंगे और इसके कंटेंट्स इंक्लूड्स करते हैं, इसके कंटेंट इंक्लूड्स करते हैं माय डियर क्या? SION, बोलो क्या? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट। अब मैं जो बातें करूंगा ना आपको, उन्हें पकड़ जाओगे आपके मैं कहां बोल रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। स्टैंडर्ड
इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, ये क्या है? जैसे मान लीजिए जब मैं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए माय डियर जा रहा हूं, एडवांस ऑथराइजेशन के लिए जा रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि भाई मुझे कितना मटेरियल चाहिए, मैं बताऊंगा, मैंने कहा 1000 यूनिट चाहिए। वो मुझसे पूछेगा कितना एक्सपोर्ट करेगा, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड पूछेगा कितना एक्सपोर्ट करेगा, मैंने कहा मैं एक्सपोर्ट करूंगा। भाई इंपोर्ट तो तब करने के लिए बोल रहे हैं, पहले तो बता एक्सपोर्ट कितना है, ऑर्डर है तेरे पास में? कहते हाँ बाबूजी ये देखो 500 यूनिट एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर है मेरे पास में, तो एक काम कर, इनपुट आउटपुट रेशियो क्या तेरा? इससे पूछेंगे तो वाहियात बताएगा, उल्टा सीधा बोलेगा। मान लो शर्ट 500 शर्ट भेजनी है, क्या बोलेगा? एक शर्ट में लगता है 5 मीटर कपड़ा, ज्यादा बोलेगा ना, है कि नहीं? तो कहेगा अच्छा इंसानों के बना रहा, हाथी के बच्चे की बना रहा है। इसलिए कोई झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इसलिए बना दिए सरकार ने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो, कि तुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकाल लेंगे हम अपने आप निकाल लेंगे। अगर तू सिर्फ इतना बता 500 शर्ट है, तो 500 शर्ट के हिसाब से देखा कि 2 मीटर का बता रखा है कि 2 मीटर लगता है स्टैंडर्ड एक शर्ट बनाने में, तो 1000 मीटर की इसे ऑथराइजेशन दे दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए ये एक पूरी हैंडबुक है, पूरा बना हुआ है, जिसमें बहुत सैकड़ों प्रोडक्ट का इनपुट आउटपुट रेशियो माय डियर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। और हां, अगर मान लीजिए मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला है जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या करें? नहीं तो बना दिया जाता है, क्या दिक्कत है? अगर बुक में पहले से नहीं है तो ऑन रिक्वेस्ट बना दिया जाता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड वो आपको बनवा कर दे देंगे, टेलर मेड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो दे दिया जाएगा। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा नहीं कि हम जो बोलेंगे वो मान लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर। और क्या होता है? और कंटेंट में आते हैं ANF, अनफ, ये क्या है? इंपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयात। और एक्सपोर्ट को निर्यात। आयात निर्यात फॉर्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म, हिंदी में आयात, इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, आयात निर्यात फॉर्म, ANF, आयात निर्यात फॉर्म। जितने भी आपके आयात निर्यात में फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, टोटल संख्या माय डियर 41 तरह के फॉर्म हैं जो आपके यहां पर यूज किए जाते हैं। ये सब कौन निकाल रहा है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यस, अच्छा जी। नोट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मकाओ, मकाओ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करती है वेरियस चेंजेस टू, किसको रिकमेंड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर्स को, एंड वो उस पर फिर एग्जीक्यूट करते हैं, जो अदर बॉडीज हैं वो उन पर एग्जीक्यूट करके चलती है। बस ये चीज ध्यान रखना माय डियर, जो भी आपके कस्टम एक्ट के अंदर RBI वगैरह में जो चेंजेस की बात की जा रही है, उनमें से मोस्ट ऑफ द चेंजेस आर रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होते हैं, उन्हीं की तर्ज पर ये बातें की जाती हैं। अच्छा जी, चलो माय डियर, ये पहला पेज हमारा हो गया। दूसरे पेज पर हम आ रहे हैं, व्हाट इज FTP एंड हाउ इट इज वर्क्स। अब मेरी बातों को आप, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पकड़ जाओगे। पेज चेंज कर देंगे हम और फ्रेश पेज से लिखना शुरू करेंगे। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। हां, दिमाग में से ये निकाल देना, इसमें से क्वेश्चन भी आएगा। किस लिए पढ़ना है? सिर्फ ऐसे मान के चलो हम तो इसे पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। इस थॉट से, इस अप्रोच से पढ़िए, डेफिनेटली माय डियर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर आप कर पाओगे। अभी से टेंशन पालोगे, याद क्या क्या रखना है, क्या क्या रखूं, कैसे कैसे लिखूंगा, कुछ नहीं। अभी सिर्फ पढ़ो कि आप नॉलेज के लिए इसको पढ़ रहे हो, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी माय डियर एंड हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है और है क्या चीजें। इसकी शान में कुछ बातें हम लिखना चाहेंगे। FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस माय डियर,
फॉर, किसके लिए, कौन से ट्रेड के लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड विद एन ऑब्जेक्ट टू मैनेज जी, टू मैनेज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए कुछ एक सेट ऑफ गाइडलाइंस का एक सेट है। ठीक है, ओके। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव क्या है माय डियर इसका? बूस्ट करता है किसको? एक्सपोर्ट। मन तो करता है ये BOO में 3-4 और लगा दूं, बूस्ट। हाँ, बूस्ट करता है एक्सपोर्ट को। कैसे करता है बूस्ट? हाउ? किसका एक्सपोर्ट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का माय डियर। अरे भैया कैसे करता है, जरा ये भी बता दो। है बूस्ट कैसे कराओगे? बाय गिविंग कॉम्प्लान, बाय गिविंग। अब देखो जो मैं लिखूंगा ना माय डियर, लिखने के बाद मुझे उस पर बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे। बाय गिविंग वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट incentives, pre or post. For example, AAS, Advance Authorization Scheme, EPCG, MEIS, ME में चेक कर लो एक बार जरा, MEIS यही होनी चाहिए, और चेक ये करना है यही है या नहीं। MEIS, यस, फुल फॉर्म मर्चेंडाइज यानी गुड्स एक्सपोर्ट। ये गुड्स नहीं कर सकते थे इसे, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसकी फुल फॉर्म एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, EPCG, MEIS, और एक और है SEIS। ये क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। शाबाशी देगा। ये इस प्रकार की स्कीम माय डियर यहां पर लाई जाती है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरा बताइए, दूसरा क्या है माय डियर? ये काम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाएं? फाइंडिंग न्यू मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट एंड न्यू गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। इसे बोल देते हैं अंग्रेजी में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। क्या? मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट को डाइवर्स करना, बड़ा करना, नए नए एरियाज को ढूंढकर। ठीक है, और क्या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? और क्या माय डियर? ओ शाबाशी दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए बिग एक्सपोर्टर्स। बिग एक्सपोर्टर्स
बड़े बड़े एक्सपोर्टर लोग। पहले नाम होते थे पुराने टाइम में बड़े बड़े एक्सपोर्टर के, स्टार ट्रेडिंग हाउस, ऐसे से नाम थे, ट्रेडिंग हाउस, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस। उनको याद रखने में कंफ्यूजन होती थी। मोदी जी ने कहा ऐसे नाम जो कंफ्यूज करें, क्या फायदा ऐसे नामों का, नाम वो लाओ जो आसान हो। नाम दिया इनको जो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों में, हजारों करोड़ों में जिनका टर्नओवर होता है, उनको 5 स्टेटस दिए। पहला 1 स्टार एक्सपोर्टर, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। सिंपल। पहले वो कंफ्यूजन होती थी यार, प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस, ये फलाना ढिमका, 1 2 3 नाम बदल दिए उनके। ये मोदी इफेक्ट माय डियर। आसान हो भैया, आसान। नाम लेना ठीक से आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट क्या करेगा ये? और नाम इससे पता, पहले ये भी नहीं पता था कि स्टार एक्सपोर्ट हाउस बड़ा है कि ट्रेडिंग एक्सपोर्ट हाउस बड़ा है। अब यहां से कम पता तो रहेगा कि तुम कितने स्टार तुमने पा लिए। स्टार पाने की भूख आपको 5 स्टार लेवल तक माय डियर ले जाएगी, 5 स्टार वाला। खैर, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको ढेर सारी सहूलियत देंगे, उनको एयरपोर्ट पे खाना फ्री खिलवाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बात यह कि उनको हम ऐसी ऐसी चीजें देंगे माय डियर, जैसे मान लीजिए कुछ एक ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से। पता है हम बड़े बड़े लोगों को क्या बोलेंगे? तू ये डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, अपने आप घुग्गी मार लेना। घुग्गी मेरा मतलब अपने आप ही साइन कर लेना, समझ रहे हो? सेल्फ ऑथराइजेशन। चल भैया, तूने जो कहा, हमने हजारों करोड़ का टर्नओवर कर देने वाला व्यक्ति, तुम उसे ऑथराइजेशन दोगे यार? कितना बड़ा एक्सपोर्टर, कितने महान विचार, कितनी उसकी पॉलिसी, वो खुद एक पॉलिसी मेकर है, उसको तुम ऑथराइजेशन दोगे? करने दो यार, जो कर रहा हो करने दो, बाद में देखेंगे कुछ गलत हुआ तो, करने दो। ये क्या है? ट्रेड। भाई 3 ही तो रास्ते हैं माइट, 3 पॉइंट को पकड़ के रखो। एक, यहां से आईटीयू जाना है, रास्ता बहुत खराब था, झाड़ खड़े हुए थे रास्ते में, साफ करना, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, सारे कांटे चुन देना उसमें से। तुम कहां जा रहे हो? मुझे लगा भावुक हो गया क्या? माय डियर, पहला, आज की क्लास में कुछ याद रहे ना रहे, 3 चीजें याद रहनी चाहिए। एक, रास्ता साफ करना। नंबर 2, उस रास्ते पर चलने के लिए लालच देना। लालच आगे से भी और लालच प्री और पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट माय डियर। आगे भी बिस्किट और पीछे भी बिस्किट जा रहा है। और तीसरी बात, जब रास्ता पार कर ले तो फिर मिलनी चाहिए शाबाशी, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उनको पहनाना चाहिए, तू बहुत कम समय में आ गया, ले ये तेरा अवार्ड, ये तेरा अवार्ड। ये 3 बात याद रखना, यही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और कुछ भी नहीं माय डियर। सब बाकी सब बेकार की बातें, बाकी यही है। रिपीट, जग आंख खुल गई उसकी। चलो, रिकॉग्नाइज करेंगे एक्सपोर्ट को। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। चलो आगे बढ़े। अगला जी, एक्सपोर्ट को यार लगाओ ना, दिमाग लगाओ। एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं? बताओ कैसे बढ़ाएं एक्सपोर्ट को? सोचो, सोचना पड़ेगा आपको। ये कोई एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही है, ये तो हम ऐसे ही मजे मजे में पढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ाऊं व्यापार को? सीए नहीं बता पा रहा तो कौन बताएगा भैया? कैसे बढ़ाऊं? क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए। क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे हम। और क्या करेंगे? क्वालिटी इंप्रूव करके मेक इन, और इन चीजों को सुधारने के चक्कर में माय डियर कुछ और चीजें अपने आप सुधर जाती हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया होगा तो रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगार जाएगा, बिजली पानी आएगी, है कि नहीं? हाँ हाँ, चलो, पुरानी सरकार, नई सरकार, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे माय डियर हम बाय यूजिंग
देसी विदेशी टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, रॉ मटेरियल। देसी विदेशी जो भी क्वालिटी वाली है, चाहे देसी हो विदेशी हो, फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने कह दिया चिंता मत करो, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना। विदेशों से आयात करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, करेंगे हम करेंगे। हम तुम्हें ड्यूटी में बेनिफिट देंगे। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। ऐसे ही लग रहा, ऐसे लग रहा हर कोई, मतलब जो मिनिस्ट्री में सब एक ही चीज सोच रहा है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। सब दिन रात एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो भैया, एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो। चलो जी, उसके बाद में माय डियर आपका अगला पॉइंट आ रहा है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और घटाना किसे है? इंपोर्ट को घटाना है। नंबर 2 पर डिक्रीज करना है दोस्तों, इंपोर्ट को डिक्रीज करना है, इंपोर्ट को। कैसे करें डिक्रीज भाई, कैसे? एक ही सॉल्यूशन है, मेक इन। अब जनता को चीजें चाहिए ना, अब जनता से ये नहीं कह सकते ना कि भैया काम करो, चलो दिवाली पर चाइना वाली लाइटें मत जलाना। कौन मानता है? 2, 4, 6 को छोड़कर बहुत एक न्यूनतम सी परसेंटेज होती है जो इस बात को फॉलो करती है। कोई नहीं मानता, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो 0 वाट के बल्ब जलाएं घर पे बेल्ट बांधकर। जो देसी मिलते हैं, किसको अच्छा लगता है? तो मोदी जी कह रहे हैं भैया हम मना नहीं करेंगे आगे से कि तुम विदेशी मत लो, हम अपने देश में इतनी बेहतर बना देंगे उससे भी, तुम अपने आप ही उसे खरीदना पसंद नहीं करोगे। बात में दम है यार। इसलिए तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। एंड गुड्स मेक इन इंडिया करो, स्पेशली कौन से वाले गुड्स को? दोज गुड्स विच आर करंटली क्या हो रहे हैं? इंपोर्ट। पहले उन पे फोकस करो, पहले गाड़ियां बनाओ तुम अच्छी वाली, ताकि ये लोग 80-80 लाख रुपए विदेशों में ना भेजें गाड़ी खरीदने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइट वाइट तो चलती रहेंगी, 35-40 रुपए की लाइट है, वन टाइम दिवाली वगैरह के टाइम पर होती है, लेकिन पहले इन बड़ी बड़ी चीजों को देखो भाई, ताकि आपकी करेंसी इंडिया से जाने से रुके माय डियर। अच्छा जी, तीसरा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करती क्या है? आप ये बता रहा हूं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करती क्या है? क्या करती है? एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, इंपोर्ट को गिराती है। और क्या करती है? रेगुलेट करती है इंपोर्ट। ऐसा फील नहीं आ रहा कि कस्टम लॉ तो बेकार में कोने में पड़ा हुआ है, असल काम तो ये कर रही है। उसको तो आदेश मिल रहे हैं कस्टम लॉ को। बात बिल्कुल ठीक है, वो तो चुपचाप आदेश ले रहा है कि बाबूजी करना क्या है, जैसा आदेश मिलता है वैसा वहां पर लॉ बना दिया जाता है। जब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं थी, हम सर्वे सर्वा कस्टम एक्ट को ही मान रहे थे, जबकि ऐसा हकीकत कुछ और ही है माय डियर। चलो आगे। नंबर 3, रेगुलेट करते हैं इंटर नेशनल, किसको? ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को माय डियर रेगुलेट करते। कैसे रेगुलेट करते हैं जी, बताओ कैसे करते हैं? जैसे इंपोर्ट पर अगर मैं बात करूं तो प्रोहिबिटेड कौन कौन से गुड्स होंगे? जैसे कि पिग, पिग समझते हो? उसका मीट और फैट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि विदेशों में उसमें चल रही हैं बीमारियां और विदेशी बीमारी आ जाएगी हिंदुस्तान में। तो कह दिया भैया ये मीट आप इंडिया में इंपोर्ट, जब बर्ड फ्लू फैलता है तो भी लगा दी जाती है रिस्ट्रिक्शंस। चाइना का मिल्क नहीं इंपोर्ट करोगे, बैन लगा रखा है 1 साल के लिए। कह रहे कि वहां पर कुछ मिलावट आ रही है उसमें बड़ी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन चीजों को इंपोर्ट नहीं करोगे। पिग आयरन नहीं, पिग आयरन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको कर रखा है प्रोहिबिटेड, कि ये चीजें आप इंपोर्ट नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो। एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्टेड क्या होते हैं जी? कर सकते हो लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। कर प्रोहिबिटेड मतलब एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, कर नहीं सकते यार। फिर बात ऐसे कर लो, चुप हो जा भाई, कर नहीं सकता तू, बैंड है पूरी तरह से।
रिस्ट्रिक्टेड क्या है? आ तो सकता है लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ। जैसे कि गाड़ियां आ सकती हैं जब तक, लेकिन उस पर चाहिए BIS 4 का स्टैंडर्ड मार्क चाहिए उसके ऊपर। ये BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 4। ये जरूरी होता है, उसके पैमाने पर खरी उतरती है तो ही इंडिया में आ सकती है। शराब 2 लीटर तक ला सकते हो, 2 लीटर तक फ्रीली इंपोर्टेबल है। क्या है? इसे बोलते हैं प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड और फ्री। फ्री का मतलब कुछ लोग समझ जाते हैं बेटा फ्री ऑफ ड्यूटी। नो 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 नो, फ्री का मतलब है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी ऑथराइजेशन। नो जी, 2 लीटर से ज्यादा लानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गेट परमिशन। कहां से आएगी? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। अब मान लो कोई आगरा का व्यक्ति और दूधराज का व्यक्ति दिल्ली आएगा, क्या? पहली बात, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। मोर ओवर 36 रीजनल ऑफिस बने हुए हैं, वो यहां नहीं आएगा, अपने रीजनल ऑफिस से उसकी परमिशन ले लेगा माय डियर। ठीक है ना जी? तो अगर ली मेरिडियन को शराब इंपोर्ट करनी है 500 लीटर की, तो 500 लीटर के लिए पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्टिकल कैसा है? रिस्ट्रिक्टेड। राइट? चलो, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, कारोबारियों ने कह रखा है कि हे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इस पे ड्यूटी लगाना 150% की, शराब पे ड्यूटी लगाना। नहीं तो अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो हर कोई बेवड़ा देसी थर्रा छोड़ के वही पिएगा। जो देसी थर्रा आती ना, दिलरुबा, दिलबर के नाम से जो आती, मसालेदार पिन्नी, उसे कोई नहीं पिएगा। फिर तो सब अंग्रेजी पिएंगे। इसलिए अपने देसी दारू की भट्टियों को बचाना है तो उसे महंगा करना पड़ेगा, वरना मेक इन इंडिया की उड़ जाएंगी धज्जियां। अरे गेटिंग माय पॉइंट माय डियर? तो ये सारी रिकमेंडेशन जा कहां से रही है? कारोबार, ये जमीनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर क्या रही है? पैसे संभाल रही माय डियर, कितना देना है कितना लेना है, सारा एक्शन उसका है, डायरेक्शन उसका है, एक्शन इसका है। डायरेक्टर वो है, एक्टर ये है। चलो जी, इसके बाद में रिस्ट्रिक्टेड और कुछ हैं फ्री। फ्री से मतलब है नो नीड ऑफ एनी ऑथोराइजेशन टू इंपोर्ट। यूरेनियम, गोला बारूद, हथियार, रॉकेट लॉन्चर ये नहीं, रशिया से आते हैं, ये इंपोर्ट कर सकते हो, बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड हैं। सब्जेक्ट टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट, आई थिंक 1962 है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। वहां ढेर सारी रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है। गवर्नमेंट एजेंसीज ही कर सकती हैं, इतनी मात्रा में कर सकती हैं, डिफेंस से परमिशन लेके कर सकती हैं। उसको रेफर कर दिया, उससे पढ़ो जाके। करा, अगर आपको यूरेनियम या कोई रॉकेट लॉन्चर या तोप का गोला या कोई न्यूक्लियर फ्यूल माय डियर आपको इंपोर्ट अगर करना है तो आप, ये इंपोर्ट हो सकता है बट सब्जेक्ट टू, ध्यान में रखते हुए किसको? क्योंकि इतनी सारी गाइडलाइन है इसके लिए माय डियर। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में उनको लिखेंगे तो 800 पेज की किताब और बन जाएगी। तो रेफर कर दिया, वहां जाके पढ़ लो, उसके तहत ये इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इसे बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड, नॉट प्रोहिबिटेड। राइट? चलिए जी, उसके बाद में इसी प्रकार से माय डियर एक्सपोर्ट गुड्स की हम बात कर सकते हैं, इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, कि उसमें से क्या प्रोहिबिटेड है, क्या रिस्ट्रिक्टेड है, क्या फ्री है। कुछ ऐसी बात भी करेंगे कि ओल्ड गुड्स, ओल्ड मतलब जो सेकंड हैंड होते हैं, कुछ ऐसे हैं, उनकी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए जो फ्री हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं। जो रिस्ट्रिक्टेड हैं जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जेन सेट हो गया, कुछ एक लिस्ट बना के दे रखी है कि ये अगर चीजें पुरानी हैं तो कहते कि इनसे दिक्कत है हमें, तो इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अदरवाइज चीजें हैं तो आप सेकंड हैंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट एनी ऑथराइजेशन आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। इस प्रकार से ये कर क्या रहे हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर रहे हैं माय डियर रेगुलेट कर रहे हैं, नियम बना रखे हैं। अच्छा जी, आगे चलेगा माय डियर। तो चौथा पॉइंट आता है इसमें फैसिलिटेट, नंबर 4। फैसिलिटेट करते हैं किसको? एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को। कैसे करते हैं फैसिलिटेट भाई? हैं जी, कैसे करते हैं?
डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, सिंगल विंडो एटसेट्रा। रास्ता साफ करना, कांटे चुनना, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है माय डियर। मोटे मोटे तहत पर अगर मैं बात करूं, अर्थात ये रहा बंदा, इसको ले जाना है कहां, चल बेटा चढ़ जा, इसे ले जाएंगे यहां पर हिमालय की चोटी पर, चल यहां ले जा, ये रहा अमेरिका, यहां चल, यहां चल। यहां ले जाने के लिए फैसिलिटेट करेंगे पोस्ट एक्सपोर्ट बेनिफिट और माय डियर प्री एक्सपोर्ट बेनिफिट दिए जाते हैं। ये कहना चाहते हैं, बस ये इसका पूरा संपूर्ण सत्य है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बस यही कर रही है, हिमालय की चोटी पर इसे पहुंचा रही है। कैसे कैसे पहुंचाना, उसके लिए नई नई तरकीबें निकलकर आ रही हैं। मुबारकां जी, 2 पेज हो गए आपके कवर, चुप हो जाओ, अभी तो शुरुआत है। अगर तुमसे पूछ ले कोई स्पेशलिटी क्या है मोदी जी की इस स्कीम के अंदर, क्या खास बात है जो कांग्रेस के टाइम पर नहीं थी, हटा दो से। स्पेशल क्या है इसमें? ऑफ FTP 2015-2000 क्या नया लाया है इसमें? क्या नया है? व्हाट्स न्यू? व्हाट्स न्यू? एक डिजिटल, मोदी जी के 2 महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? 3, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया। पहले रास्ता साफ किया, स्वच्छ इंडिया अभियान वही तो कर रहे हैं यार, दिख रहा मोदी इफेक्ट। स्वच्छ इंडिया। चलो डिजिटली, जैसे इसमें पॉइंट लिखेंगे ई गवर्नेंस, ओहो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये मैंडेटरी है, ये होने चाहिए, काम चल जाएगा। हाँ, 1-2 और छोटे-छोटे मांग सकता है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें कोई कम होना चाहिए माय डियर, ये जरूरी है। बस क्या क्या नाम गिनवाओ फटाफट से। बिल ऑफ एंट्री, और अगर एक्सपोर्ट का मामला हुआ तो शिपिंग बिल, राइट ना। दूसरा बिल ऑफ लेडिंग, तीसरा इनोहा, देखा, इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट। 24 आवर मोदी जी ने कहा 24 घंटे काम करो, 24 आवर माय डियर। कस्टम क्लियरेंस, भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम्हें पता है ये नेशनल लेवल पर प्ले होगी क्लास, में पता होना चाहिए। अरे मैं तो सोच रहा हूं पहुंच जाए वहां तक, कुछ मुझे भी इंसेंटिव मिले। 24 मेरा सर्विस टैक्सी माफ हो जाए। 14% हो गया है।
हाँ, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 24 आवर कस्टम, 24 घंटे दिन रात काम कर रहे हैं माइटर। देखो सिंगल विंडो, सिंगल विंडो फॉर ऑल रेगुलेटरी, मतलब क्या? ओ भैया, वैट के लिए वैट वाला बंदा भी वहीं मिलेगा, आरबीआई वाला भी वहीं मिलेगा, कस्टम वाला भी वहीं मिलेगा, एक्साइज वाला भी वहीं मिलेगा, सारे बागड़ बल्ले एक ही जगह मिलेंगे। जैसे सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल पोर्टल पर आ जा, सिंगल विंडो ही तो होती है कि आपको अलग अलग विंडो पर भटकना ना पड़े, एक जगह हर चीज मिलेगी। इसे कहते हैं ट्रेड। हर चीज कहीं ना कहीं माइंड, 3 चीजों पे आके टूटेगी। कोई भी बात कर लेना आप, एक रास्ता साफ, ट्रेड फैसिलिटेशन, दूसरा बेनिफिट्स, और तीसरा फिर उसे शाबाशी देना। कहीं ना कहीं हर चीज आपकी यहां, इसलिए मैंने कहा कि 3 बातें आज की याद रखना जरूर। सिंगल विंडो और रेगुलेटरी अथॉरिटी सबको यहां पर एक जगह जोड़ दिया माय डियर। चाहे कस्टम वाला है तू भी आ जा, एक्साइज वाला तू भी आ जा, वेट वाला तू भी आ जा, आरबीआई तू भी आ जा, सब आ जाओ और यहां पर इसको आकर फैसिलिटेट कीजिए। और हां, आपस में मैसेज एक्सचेंज कीजिए। व्हाट्सएप, वो एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, वो ईआरपी के थ्रू होते हैं कनेक्टेड। ग्रुप जमाना ना आजकल तो भाई। अभी जैसे ग्रुप बनेगा, अमेंडमेंट क्लास नवंबर 2015 है, एक ग्रुप बन गया जी। मैसेज एक्सचेंज होते, कितना बढ़िया भाई, कितना बढ़िया है मैसेज एक्सचेंज। ओहो, अब लाइन में नहीं लगना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, किसके लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंड वेरियस ऑथोराइजेशन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और वेरियस ऑथोराइजेशन के लिए आपको ये दी जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन। चलो जी, डिजिटल पर तो खेल खेल गए हम। दूसरा, मोदी जी का दूसरा सपना बताइए। लिख दूं डिजिटल इंडिया। माइंड सुनो मेरी बात, मैं ऐसा नहीं कि मोदी जी की मैं तारीफ कर रहा हूं या कुछ एक्स्ट्रा कह रहा हूं। दरअसल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उन मिशंस को पूरा करने में सहायता कर रही है, इसलिए मैं बार बार उस चीज को घुमा फिरा के यहां पर ला रहा हूं। दूसरा पॉइंट, मेक इन इंडिया। यह कैसे पॉसिबल है? इंपोर्ट को डिक्रीज करके, बाय डिक्रीज इंपोर्ट। और इंपोर्ट डिक्रीज कब होगा? जब हम बनाएंगे क्वालिटी गुड्स इन इंडिया। भाई एफटीपी का ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट को कम करना, और इंपोर्ट कम तब हो सकता है जब क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिया में तैयार किया जाएगा। ठीक है। एंड स्पेशल इनिशिएटिव, ये क्या लिए गए हैं? मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, सपोर्ट टू स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर कौन? स्टार होल्डर, 1 2 3 4 5 स्टार होल्डर, स्टेटस होल्डर, ओहदे वाले लोग, बड़े ओहदे वाले। हाँ बोलो, हाँ ठीक, आगे चलो। सेक्टर स्पेसिफिक, मोदी जी ने किन किन सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दिलवाया है मैं बताऊं? एग्रीकल्चर, किसान, किसान को अपना बनाया। हैंडलूम, बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है माय डियर, हाँ या ना? अच्छा जी, और बोलो। हैंडीक्राफ्ट, भारत की जान, हैंडीक्राफ्ट। और बोलो जैम एंड, ये जैम जेली की बात नहीं कर रहा हूं,
जेम किसकी बात हो रही है? जेम ज्वेलरी नहीं मैं कह रहा हूं जेम एंड ज्वेलरी वो करा, जेम एंड जेली, जेम एंड जेली नहीं जेम एंड जेली नहीं, जेम और हीरे रतन मोती पन्ना, ये जो तो होते हैं आपके स्टोन्स, जेम एंड ज्वेलरी बड़ा सेक्टर है माय डियर, लेदर इंडस्ट्री एटसेट्रा। इन एरियाज में सेक्टर स्पेसिफिक फोकस डाला गया है। एरिया स्पेसिफिक में कौन आएगा बोलिए? स्कीम के तहत एरिया स्पेसिफिक। माय डियर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। क्वेश्चन आ सकता है, बताओ 2015-2020 की जो पॉलिसी है इसमें खास बात क्या है? ये क्या ओरिएंटेशन क्या है इसका? ओरिएंटेड किस पर है? क्या बेस्ड है ये? 3 चीजों पर बेस्ड है ये। अगर हम बात करें माय डियर एरिया स्पेसिफिक, तो एरिया में कौन आएगा? गरीब बच्चा कौन है हमारे देश का? हाँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन माय डियर। 3 पेज कंप्लीट हो गए। हैं? नहीं, रजिस्टर के 3 पेज है ना, 3 पेज रजिस्टर के कंप्लीट हुए हैं। अब आप बात करते हैं, आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दूसरा चैप्टर क्या, सब एक ही सीरीज में चल रहे हैं सारी बातें। वैसे यूनिट 1 खत्म हो गई, एफटीपी की यूनिट 1, जिसमें दिया गया था परिचय क्या है, करती क्या है, नई स्कीम क्या है, पूरे एक बैकग्राउंड स्ट्रक्चर सब कुछ आप समझ चुके हैं। अब इन्हीं बातों को आगे करना है, क्या करना है? एलाबोरेट। हटा दूं से? पानी तो पी लूं मैं। है कितने बजे हैं? अच्छा, क्या हाल है? रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है? चलो हाँ, वही टेस्ट कर रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग तो मुझे ही पता है। चलिए जी, मैं यूनिट नाम दे दूं, यूनिट 2। अच्छा रहेगा, थोड़ा सेपरेशन हो जाएंगे अपने, सेपरेटर लग जाएंगे, सेपरेटर। उसको डाल देना पहले बार जो अब तक लिखाई की है स्टार्टिंग में, यूनिट 1। जहां से इंट्रोडक्शन शुरू किया था उसे यूनिट 1 नाम देना, यहां से ये इसको, ये थी यूनिट 1। अब आ रही है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू। कल आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास परसों है, ध्यान देना। कल आपकी क्लास नहीं है, अमेंडमेंट ऑडिटोरियम नहीं है भाई नहीं, सुबह वाली तो कल 11 बजे वाली क्लास नहीं है आपकी क्लास, परसों अमेंडमेंट क्लास। मैं कह रहा हूं कल 11 बजे क्लास नहीं करा, कल आना है यार मजाक क्यों करते हो तुम मुझसे? मतलब हमारी 11 बजे क्लास, हमारी देखो 6 तो धर्म की है, 7 लग जाएंगे, 7 लग जाएंगे, 7 लगेंगे, 7 लगेंगे, ठीक है ना? संडे क्लास है आपकी। प्रोविजंस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रोविजंस रिलेटेड टू, आगे रेगुलर ही है क्लास आपकी। प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट, आगे बोलो, अरे आगे तो बोलो। प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसमें सबसे पहली बात आती है माय डियर, कुछ एक हेडिंग है मेरा,
अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? सबसे पहला पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, बोले तो IEC, जी IEC, गिवन बाय डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट www.dgft.gov.in। वेरी गुड। फीस जाती है 500 रुपया। 10 डिजिट का कोड है। पेन बेस्ड है। एक पेन एक कोड। समझ गए बात? एक व्यक्ति, एक पेन होल्डर मल्टीपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं ले सकता। पेन बेस्ड है। और माय डियर, और ये मैंडेटरी है आपका। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैंडेटरी है। और फॉर्म संख्या क्या है इसकी? ANF। तुम्हें कैसे पता? मैं लिख रखा है, नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, ANF 2A, आयात निर्यात फॉर्म 2A। दूसरा, माय डियर, नीड टू फॉलो। अच्छा, एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को क्या सिर्फ कस्टम एक्ट ही फॉलो करना है? नो, ये जो पूरा नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क? अरे भाई, कस्टम एक्ट, एक्साइज एक्ट, सीटा, CTA, FTP, फॉरेन ट्रेड, RBI, फेमा, वैट, ये सारे सब मिले हुए हैं। ये सब मिले हुए हैं माय डियर। जैसे दाल में चावल मिली हुई है, या चावल में दाल, ये से मिले हुए हैं। आप दाल चावल जो मिक्स हो जाते हैं उसमें से चावल अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा ना खाते हैं, साथ में खाने पड़ते हैं। दाल चावल याद आ रहा है? टाइम तो हो लिया है, 1 बज गए हैं वैसे। बंटवाएंगे, दाल चावल बटेंगे। लंगर लगवाया मेरे बाहर। खिचड़ी बनवाइए सबके लिए। चलो आगे, बंटवा दो। हर चीज चाहिए, हर चीज। मैं बात कर रहा था उनकी कि भाई वो 150% की ड्यूटी है यहाँ, ये बिकनी बंद हो जाएगा, बंटवा दो। पीछे से आवाज आ रही थी उसमें भी। बताओ, हद हो गई। खाने का टाइम हो रहा, कैसी बातें करते हो तुम। नंबर 2 पर आ जाओ। नीड टू फॉलो। नीड टू, सुन लीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों, कान खोल कर सुनो। आपको ये जितने भी लॉ आप देख रहे हैं, आपस में इनके तार जुड़े हुए हैं, ये सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नाम क्या क्या है इनके? इसका नाम है फॉरेन ट्रेड एक्ट, FTP, कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेटा, RBI, फेमा, भूल चूक लेनी देनी, अगर कुछ रह गया हो कोई, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहां लिखना जरूर चाहूंगा, ये सब मिले हुए हैं। ये सब मिले हुए हैं माय डियर। इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये बनाई किसने? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, हेडक्वार्टर ने बनाई है। किसने बनाई है? हेडक्वार्टर ने। माय डियर, इंटरप्रिटेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? हेडक्वार्टर। समझ रहे मेरी बात? जिसने इसे बनाया है उससे तो इंटेंट पता होगी ना, कौन सा प्रोविजन कैसे लिखा। आप मेरी बात समझिएगा प्लीज। अगर उसके इंटरप्रिटेशन में कोई दोष आता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो उसके लिए सर्वा पावर किसे दी गई है? जिसने इसे
बनाया है, हेडक्वार्टर से बनती है, 83 लोगों का इसमें योगदान होता है विद रीजनल ऑफिस सपोर्ट। वही इसको इंटरप्रेट करेंगे कि भैया इसका सेंस क्या था, अगर इंटरप्रिटेशन में आती है कोई कंफ्यूजन तो। और इसमें हेडक्वार्टर का, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का माय डियर, जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा? डिसीजन होगा फाइनल, डिसीजन फाइनल होगा इंटरप्रिटेशन को लेकर, कोई अगर झगड़ा हुआ तो। इन केस ऑफ जेन्युइन हार्डशिप, इन केस ऑफ जेन्युइन हार्डशिप, अगर किसी पॉलिसी या प्रोसीजर के किसी प्रोविजन से इंपोर्टर एक्सपोर्टर को जेन्युइन हार्डशिप हो रही है, तो भैया ये जो पॉलिसी बनाई है कांटे साफ करने के लिए, ना कि कांटे बोने के लिए, तो हेडक्वार्टर क्या करेगा माय डियर? पेन को मुंह से निकालो, इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ नहीं, पेन को कभी मुंह में नहीं देना चाहिए, कभी कान में चला जाता है ये। हाँ मैं देखता हूं, कभी कान में घूम रहा होता है, फिर मुंह में चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है भाई। नेवर, ऐसी ये बचपन की आदतें होती जो पीछा नहीं छोड़ती। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड may exempt from policy and procedure। पॉलिसी और प्रोसीजर से मुक्ति मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले ध्यान से सुनो, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? रिड्यूस्ड टू कितने तक? लिखने की जरूरत नहीं, दोबारा रिपीटेशन की आवश्यकता नहीं है। रिड्यूस्ड टू 3। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों के लिए चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। चौथा पॉइंट क्या आता है माय डियर? नंबर 4। नंबर 4 है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको? बोलो, पहली कौन सी कैटेगरी थी इंपोर्ट ऑफ गुड्स की? पहली कैटेगरी फ्री। फ्री गुड्स माय डियर, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स, फ्री गुड्स का मतलब कॉपी करना है, क्या रह गया? ले लीजिए। फ्री गुड्स इसमें लिखेंगे इंपोर्ट ऑफ वेरियस गुड्स फ्री है, दैट इज नो नीड ऑफ एनी ऑथराइजेशन टू इंपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में लगा हुआ ये पेन, मेरे सामने रखा हुआ ये विजुलाइजर, मेरे सामने दिखने वाला ये कैमरा, सैकड़ों आइटम ऐसे हैं माय डियर। कैसे? सैकड़ों आइटम ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई किसी प्रकार की ऑथराइजेशन नहीं चाहिए, फ्री इंपोर्ट हो सकते हैं। अच्छा, दूसरे कौन से हैं? रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। प्रतिबंधित, दैट इज कंडीशनल इंपोर्ट या एक्सेस
कंडीशनल इंपोर्ट या माय डियर एक्सेस आ तो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन. सच गुड्स कैन बी इंपोर्टेड subject to condition. Subject to condition. या authorization. And it may be. कंडीशन ऑथोराइजेशन किस टाइप की हो सकती है? जो लिखता जा रहा हूं ना, ये मुझे पता है सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आती चली जाएंगी अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया है तो. माय डियर, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बस फर्क इतना है कि दिमाग को बस हैवी मत कर लेना, लाइट माइंड रखना, सब समझ में आ जाएगा. इट मे बी, ये कैसे हो सकती है? क्वांटिटी रिलेटेड. एग्जांपल दो फटाफट से कोई. लीकर कंडीशनल एक्सेस है, हां, कि 2 लीटर तक फ्री है और 2 लीटर के बाद एक्सेस कंडीशनल है. यू नीड इंपोर्ट लाइसेंस या ऑथोराइजेशन टू इंपोर्ट द लिकर. यस, अच्छा जी, और बताइए. हैं ये दूसरी हो सकती है वैल्यू रिलेटेड. क्या हो सकती है? वैल्यू रिलेटेड, कि आपको कोई पर्टिकुलर गुड्स खरीदने की इजाजत तो दी, लेकिन टू द एक्सटेंट, इस लिमिट तक आप परचेस कर सकते हो, उससे ऊपर हम आपको इजाजत नहीं देंगे. उसके बाद में और आती माय डियर बड़ी बात, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. ये क्या है? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. कंडीशन डाल दी. मैंने होम लोन लिया था, कंडीशन डाल दी उसमें सैंक्शन लेटर में कि आप अपने पुराने एक वो फला लोन को बंद करोगे तो हम आपको लोन दे देंगे. ये कैसी थी? कंडीशनल. अगर मैं उस कंडीशन को फुलफिल करता हूं तभी तो एक्सेस कर पाऊंगा, कंडीशन पूरी नहीं करूंगा तो माय डियर मैं नहीं कर पाऊंगा. कंडीशन डाल दी यहां पे एक्सपोर्ट की. ठीक है, रॉ मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवा देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इसका 6 गुना करना पड़ेगा एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट को ऑब्लिगेशन डाल दिया. गोल्ड आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन उसका 20% आपको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट, ज्वेलरी बनाकर. यह कंडीशन डाल दी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की कंडीशन डाली जा सकती है. मैं बता रहा हूं जो ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, तो रिस्ट्रिक्शन किस किस टाइप से डाली जा सकती हैं. आगे आइएगा. मिनिमम वैल्यू एडिशन. आपको कम से कम, जैसे मान लीजिए एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो तो से 100 का माल है तो आपको कम से कम 115 रुपए में बेचना ही पड़ेगा. अगर कम रह गया ना तो देखना ना, 100 का माल 115, मिनिमम वैल्यू एडिशन. और क्या? बॉन्ड भरवा लेते हैं साहब. बॉन्ड लगा दिया कि ठीक है चीज इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले भरना पड़ेगा आपको बॉन्ड. बॉन्ड बोले तो बैंक गारंटी, राइट ना? बॉन्ड बोले तो बैंक गारंटी. अरे साहब, लीगल अंडरटेकिंग ले सकते हैं, एफिडेविट. हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम इसको मानेंगे. वैलिडिटी पीरियड हो सकता है कि आप, और पता है कंडीशन क्यूमुलेटिव भी हो सकती हैं, जैसे शराब. होटल ली मेरिडियन ने कंडीशन ली, ऑथराइजेशन ली, कहा गया कि ठीक है 500 लीटर शराब इंपोर्ट कर सकते हो अगले 12 महीनों में. तो ये क्या किया? रिस्ट्रिक्शन 2 टाइप की, एक क्वांटिटी बेस्ड और दूसरी वैलिडिटी पीरियड. 12 महीने तक ही आप इसे कर सकते हो. तो 2 रिस्ट्रिक्शन डाल दी. हो सकता है इसमें बॉन्ड भी भरवा ले, एक अलग से एफिडेविट और ले ले, तो मल्टीपल भी आपकी हो सकती हैं. तो मैं तो बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी शर्तें हो सकती हैं. शर्त ऐसी नहीं लगाएंगे कि पहले मुर्गा बनो 1 घंटा, ऐसी शर्त नहीं होगी वहां पर. शर्त कैसी होगी? इस टाइप की शर्तें होंगी. सॉरी. उसके बाद में माय डियर, और एक और होती है बड़ी महत्वपूर्ण शर्त, एक्चुअल यूजर
कंडीशन। ये क्या है जी? एक्चुअल यूजर कंडीशन। एक्चुअल यूजर, आप इसे जो लेके आ रहे हो इसको यूज भी आप ही करोगे। समझ में आ गया ना? नाम से पता लग रहा है एक्चुअल, मोदी इफेक्ट है सारा। एक्चुअल यूजर कंडीशन, नाम से ही पता लग रहा है एक्चुअल यूजर कंडीशन। ठीक है जी। और ध्यान दीजिए एक बात और, रिस्ट्रिक्शन डाली भाई, ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। होटल ले मेरिडियन को मान लीजिए किसी कारणवश डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने ऑथराइजेशन नहीं ली, तो क्या ले मेरिडियन मुकदमा करेगा? अब देगा कैसे? नहीं, साफ बता दिया, ऑथराइजेशन आपका राइट नहीं है भाई। फैसिलिटी दे रहे हैं तो देखो, फैसिलिटी ही देते जाओगे ना, कंट्रोल नहीं करोगे। ये जनता है, माफ नहीं करेगी। जनता सुविधाएं दे रही हो तो उसको कंट्रोल भी करना जरूरी है। साफ बोल दिया, सुन लो, नोट। ऑथराइजेशन इज नॉट अ राइट, आपका अधिकार नहीं है। वो संतुष्ट होगा तो आपको माय डियर वो यहां पर हेडक्वार्टर से आपकी एप्लीकेशन सैंक्शन होकर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी ऑथराइजेशन। और जो स्टार होल्डर हैं वो क्या करते हैं? खुद ही क्या कर लेते हैं? सिग्नेचर कर लेते हैं कि ठीक है यार, जो कह दिया सो कह दिया। इस प्रकार की बात यहां पर, ये रही रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की। अब आ रहा है माय डियर इसमें अपना एक दो नाम बताऊं और बताऊं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के, इसमें नाम बताऊं, नीचे लिखो ना। फॉर एग्जाम्पल, यहां लिखो, यहां स्पेस बच रहा होगा ना आपका। फॉर एग्जाम्पल, घोड़े, कौन? घोड़े, हॉर्सेस, घोड़े, गधे और बुल्स। ये रिस्ट्रिक्टेड, ये तो शर्तें हो गई इस टाइप की। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड है आज की डेट में, करंट डेट में चीजें रिस्ट्रिक्टेड है आपकी। और क्या? यूरेनियम, इट इज सब्जेक्ट टू, क्या नाम बताया था मैंने? एटॉमिक। लिखो सारी चीजों को। एनर्जी एक्ट, कौन सा साल? 1962। और माय डियर, फायरवर्क्स, ये फायरवर्क्स क्या होता है? हाँ, क्रैकर्स। ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं आपको। ब्लास्टिंग मटेरियल, आरडीएक्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपकी रिस्ट्रिक्टेड है माय डियर। अच्छा, मोबाइल के लिए बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। मोबाइल के लिए उसका जो कौन सा नंबर होता है वो IMEI, वो नंबर नहीं है तो मोबाइल आ सकता है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ किस पे ये नंबर हो। गाड़ियां आ सकती हैं सब्जेक्ट टू किस पे? BIS 4 स्टैंडर्ड्स को पूरा कर। ये क्या है? इट इज नॉट फ्रीली इंपोर्टेबल, दीज आर, ये कर कौन रहा है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड थ्रू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने इंस्ट्रक्शन दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, ने समझाया कस्टम वालों को, जो इसे जमीनी हकीकत पर एग्जीक्यूट करवाते हैं। हाँ बोलो, हाँ। अच्छा जी, अब नंबर किसका आएगा बोलो? प्रोहिबिटेड। मैं क्या करूंगा? अरे कहे का ब्रेक, 2 बजे तक क्लास है। मेरा तो बिल्कुल मन है नहीं ब्रेक का। जरूरत है क्या ब्रेक की? कितने लोगों को ब्रेक चाहिए? 4 लोगों को चाहिए। कितने लोगों को नहीं चाहिए? देखो, नहीं चाहिए उनकी संख्या ज्यादा, खुद देख लीजिए। अरे मैं बताऊं, ब्रेक पता कब चाहिए होता है? भूख का और ब्रेक का कोई ताल्लुकात नहीं है। ब्रेक तब चाहिए होता है जब तुम्हारा टीचर पका रहा हो, और आई नो वेरी वेल मैं तुम्हें पका नहीं रहा हूं।
इसे तुम्हें ब्रेक नहीं चाहिए। चलो चलो चलो। अगला मेहरबानों कदम। देखो सुनो, मुझे 8 लेक्चर लगाने को कोई शौक नहीं है। बेकार में आपकी कट ऑफ डेट आगे बढ़े दोस्तों, काम ज्यादा है। पता है मैंने सबसे पहले से क्यों पकड़ा फ्रंट एंड पॉलिसी को? ये खत्म होगी ना, दिमाग में से एक बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, बाकी तो यूं 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 हो जाएगा। तसल्ली से पढ़ेंगे बाकी चीजें हम। इसे निपटवाओ, इसमें लिखने का काम है ना, इसे निपटाओ फटाफट। रुकना नहीं है हमें, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। इसे मैं घसीट कर ले आया नीचे की तरफ। तीसरा एलिमेंट है ना, फ्री गुड्स, रेस्ट्रिक्टेड, और अगला कौन सा आएगा? प्रोहिबिटेड। ऐसा बास नीचे ले आए उसे हम, और यहां पर फिर बॉक्स बना दिए हमने। इस बार बॉक्स कैसा बनाया? ऐसा बनाया, प्रोहिबिटेड गुड्स। ये क्या है? प्रोहिबिटेड क्या है? बोलिए ना। क्या लिखूं इसमें? द गुड्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड। बस आगे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बैन है, बैन कर रखा। जैसे कि कौन सा बैन कर रखा है? फॉर एग्जाम्पल मीट एंड एडिबल मीट। मीट एंड एडिबल मीट ऑफ पिग। अब एडिबल के अलावा नॉन एडिबल कौन सा होता है वो मुझे नहीं पता। मुझे तो एडिबल के बारे में भी नहीं पता, मैं तो बस देखा था लिखा हुआ। हाँ जी, मैं वेजिटेरियन हूं। मीट एंड एडिबल मीट ऑफ पिग और फैट ऑफ पिग। पिग के पीछे पड़ गए। स्किन एंड अदर पार्ट्स। स्किन एंड अदर पार्ट्स ऑफ किसके? वाइल्ड बर्ड्स। बर्ड्स सैकड़ों आइटम आते हैं, सैकड़ों आइटम। अब मैं तो चुनिंदा कुछ कुछ ऐसे लिखे जो आप समझ जाओ कि अच्छा अच्छा ये है, वरना बहुत चीजें खतरनाक चीजें समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ है। बर्ड्स, फिश, स्पेसिफिक। इसकी कैटेगराइजेशन है आगे। ये हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं माय डियर, हेल्थ से जुड़े हुए कि यार नहीं ये नहीं करना हमने, ये इंपोर्ट नहीं करना हमने। और क्या और लगाया है बैन अभी उस पे, मिल्क पे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कहां से? चाइना से आएगा तो। और पता मैं आपकी डेट भी बता सकता हूं कब से कब तक के लिए है ये। 24/6/2015 से लेकर 23/6/2016 तक। अब ये मत कहना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आगे डेट आगे जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बता के चल रहा हूं मैं आपको, ताकि एक आइडिया लगता है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है प्रोहिबिटेड गुड्स, अगर 2-4 चीजें एग्जाम्पल के तौर पे मिले तो बात रियलिटी में समझ में आती है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है जी, ये चीजें प्रोहिबिटेड कर रखी है माय डियर, कि आप किसी भी कीमत पर इंपोर्ट इनको कर ही नहीं सकते हो। ठीक है जी, ओके। अब अगली कैटेगरी पर आ जाओ, पैसेंजर बैगेज। अब इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या बोले? जो बोलना था सो बोल दिया। इसमें क्या लिखा होगा? पैसेंजर बैगेज कैसे रेगुलेट होगा? हाँ बोलो। पैसेंजर बैगेज जो होता है, इंपोर्ट जो होता है, भाई सारा कुछ मैनेज से करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फॉरेन ट्रेड वालों को। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वालों ने कहा कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे मैनेज होगा जैसे कि बैगेज प्रोविजंस
बता रखे हैं एज पर बैगेज रूल्स। उसमें तो बता रखा है क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हो, कितनी कितनी क्वांटिटी में, मतलब समझ रहे हैं बात को। ये जो चीजें हैं ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बहुत पहले ऑलरेडी बता रखी हैं। उसकी मदद से कस्टम वालों ने अपने यहां पर बैगेज रूल्स भी बना रखे हैं, पूरी क्वांटिटी स्पेसिफाई कर रखी है, सारी बातें बता रखी हैं। तो अब जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसका जिक्र आएगा तो अलग से माय डियर पूरी बात फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि भाई पैसेंजर बैगेज वैसे होगा जैसे आप बैगेज के चैप्टर में अपना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या कुछ चीजें जो ऑलरेडी आपके कस्टम में डिफाइंड हैं। जैसे आगे चल के पढ़ेंगे आप ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक कंसेप्ट किसका है? कस्टम वालों का? नो, इट इज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, इंप्लीमेंटेड बाय कस्टम लॉज। तो जब यहां एफटीपी में ड्यूटी ड्रॉबैक की बात आएगी ना तो पता क्या बोलेंगे? हमने बहुत पहले बता रखा है, जाओ कस्टम में जाकर देख लो, वो जो बताया वो हमने ही बताया है, वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ही एक पार्ट है। तो जहां पर या एटॉमिक एनर्जी, कहीं कहीं पर चीजें जो बहुत डिटेल में है ऑलरेडी कहीं लिखी हुई हैं, तो वो सिर्फ साइन दे रहा है कि आप वहां जाके पढ़ लेना, उसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट ही माना जाएगा। ठीक है जी। तो इंपोर्ट हो सकता है एज पर बैगेज रूल्स। ये बात कही है, स्टेटेड बाय, ये बात किसने बताई? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने बताई माय डियर जी। उसके बाद में दो चार बातें और आती हैं, जैसे क्या हम इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? यस। अब 5 रुपए में कोई खाने वाली चीज खाओ, ऐड आता है ना एक, कुरकुरे 5 रुपए हैं तो कोई खाने वाली चीज खाओ। ऐसे ही इंपोर्ट या गिफ्ट एटसेट्रा हो सकता है। अगर इंपोर्टेबल है, इफ कैसा है? फ्रीली इंपोर्टेबल, तो ओके ठीक है कर सकते हो। अदरवाइज रिक्वायर ऑथराइजेशन। ये कोई नया पॉइंट नहीं है, पर इतना कह रहा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कह रही कि अगर कोई सैंपल वैंपल या गिफ्ट के तौर पे आता है तो परमिसेबल है। वैसे 5 लाख की लिमिट बताते हैं, कहां तक? 5 लाख तक ये अपना कर सकते हो आप। अगर आइटम ऐसा है जो फ्रीली इंपोर्टेबल है फिर तो ठीक है, और अगर फ्रीली इंपोर्टेबल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट ऑथराइजेशन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अब बस वाहियात सी बात रहेगी, मैंने निपट लिया ये। और क्या है जी? और है इंपोर्ट अंडर लीज, कर सकते हैं कि नहीं? व्हाई नॉट? लीज आ सकता है, यस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है कोई, ये बता रहे हैं। एक चीज और, री इंपोर्ट, री इंपोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको सेक्शन 20 कराते समय, सेक्शन 20 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। क्या था यहां पर एग्जांपल में? क्या था? ठीक से पढ़ो। री इंपोर्ट ऑफ रिपेयर्ड गुड्स, मटीज 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 का देवू मोटर्स की कह रहे फ्रीली इंपोर्ट हो सकती है। फ्री इंपोर्ट का मतलब ये नहीं कह रहे कि ड्यूटी नहीं भरनी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाले पैसे की बात नहीं करते, नियम बनाते हैं। पैसे की बात करेगा वो, ड्यूटी की वो कोषाध्यक्ष बना रखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो बात करेंगे। हम तो ये बता रहे हैं कि ऑथराइजेशन चाहिएगी या नहीं। फ्री है हमारी तरफ से, कोई ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं है। रिपेयर करा के आराम से शौक से मंगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइटर एक हल्का फुल्का जायजा था कि इंपोर्ट करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसका मतलब इंपोर्ट करने से पहले जब भी मैं कर रहा होऊंगा तो मुझे पूरी जानकारी, मुझे फॉरेन ट्रेड इनकी डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें प्रोहिबिटेड हैं और क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। मेन तो यही देखना है, मुझे यह देखने की जरूरत नहीं है फ्री है कि नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड। अगर प्रोहिबिटेड है तो मुझे वो चीज इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड है तो जैसी रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करके जाना चाहिए।
कल को मैं अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज ले आता हूं, इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट करके कहता हूं मुझे तो पता ही नहीं था, लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, ये कोई तरीका है कोई? इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं होता माय डियर। इसलिए इंपोर्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रख के चलना। ऑल दीज थिंग्स आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि सारे एक्ट को इसने हाईजैक कर लिया हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने, सबको ये दिशा। बात सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं माइट, बात सच है, क्योंकि नीतियां ये बना रहे हैं। इनकी नीतियों पर अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, उनको पालन नहीं किया जाएगा, तो हमारा सपना पूरा कैसे होगा? डिजिटल इंडिया को ये बढ़ावा देके चल रहे हैं, मेक इन इंडिया में ये योगदान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट को ये बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी को ये सपोर्ट कर रहे हैं माय डियर, तो इनको भी सपोर्ट करने के लिए सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा माय डियर। ठीक है जी। अच्छा, बॉन्डेड वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस